बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने एरर देखा था इन सम और डिफरेंस, ठीक है। हम इनडायरेक्ट एरर का कैलकुलेशन कर रहे थे, वहाँ से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एरर इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। एरर इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। सपोज x हमें मिलता है कैसे, a में b को मल्टीप्लाई करके, या हमें x मिलता है कैसे, a को b से डिवाइड करके। क्लियर? तो मुझे a में एरर पता है, a में एरर पता है, मैक्सिमम पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर इन a इज डेल्टा a। मैंने b को मेज़र किया, b में एरर मुझे पता है डेल्टा b। मैं a को मेज़र कर रहा हूँ डायरेक्टली, b को मेज़र कर रहा हूँ डायरेक्टली, बट x का मेज़रमेंट जो है वो इनडायरेक्ट है। कैसे है x का मेज़रमेंट डायरेक्ट? कि हम x को मेज़र कर रहे हैं a और b को मेज़र करके। तो बच्चों यहाँ से जैसे अगर मुझे एरिया मेज़र करना हो तो एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो मैं लेंथ को मेज़र करूँगा, ब्रेड्थ को मेज़र करूँगा, फिर एरिया को मेज़र कर रहा हूँ। तो लेंथ और ब्रेड्थ का मेज़रमेंट डायरेक्ट है, एरिया का मेज़रमेंट इनडायरेक्ट है, ठीक है। अगर हम डेंसिटी निकालना है किसी भी सब्सटेंस की, तो डेंसिटी निकालने के लिए हम मास को मेज़र करेंगे, a इज़ द मास, b इज़ द वॉल्यूम, ठीक है। तो मास को मैंने मेज़र किया, वॉल्यूम को मेज़र किया, फिर फॉर्मूला लगाया डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मुझे मास में एरर पता है, ठीक है, वॉल्यूम में एरर पता है, तो मास की एरर वॉल्यूम की एरर से हम डेंसिटी की एरर का कैलकुलेशन करेंगे। तो अगर हमें a में एरर पता है डेल्टा a और b में एरर पता है डेल्टा b, तो x में एरर क्या होगी? तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आता है आपके पास वो आता है मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर, रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर इन x इज, क्या होगी? रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर क्या होती है? x में डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू, x में फ्रैक्शनल एरर इज इक्वल टू a में फ्रैक्शनल एरर, a की फ्रैक्शनल एरर और b की फ्रैक्शनल एरर को ऐड कर दो। वहाँ पे एब्सोल्यूट एरर ऐड होती है, यहाँ पे फ्रैक्शनल एरर ऐड हो रही होती है। फॉर्मूला कैसे आता है? सवाल ये है, फॉर्मूला आता है आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जब मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है, तो वहाँ से इसका प्रूफ हम देखेंगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में, ठीक है। जनरली यहाँ से प्रूफ आता भी नहीं है, न्यूमेरिकल आता है, और जब आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सीख लेंगे तो फिर यहाँ पे इसको प्रूफ कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ हम। क्लियर है? तो फिलहाल हम प्रूफ में ना जाए बगैर हम क्वेश्चन में चल रहे हैं, क्वेश्चन कैसे डील करने हैं, क्योंकि प्रूफ में क्वेश्चन कहीं खो जाएंगे, वो हम डिफरेंशिएशन के बाद इसको देख लेंगे। तो याद रखेंगे जब टर्म्स मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहे होंगे तो यहाँ पे जो एरर्स ऐड होंगी वो कौन सी होंगी? फ्रैक्शनल एरर, यानी x में फ्रैक्शनल एरर इज इक्वल टू a में फ्रैक्शनल एरर प्लस b में फ्रैक्शनल एरर। मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, दोनों की फ्रैक्शनल एरर ऐड हो जाएंगी, ठीक है। अगर हमें परसेंटेज एरर निकालनी है इन x, अगर हमें निकालनी है परसेंटेज एरर इन x, तो x में परसेंटेज एरर क्या होगी? डेल्टा x अपॉन x इंटू 100 इज इक्वल टू प्लस माइनस x में परसेंटेज एरर इज इक्वल टू a में परसेंटेज एरर प्लस b में परसेंटेज एरर। हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्टली भी क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं। उसने कहा a में 2% की एरर है, b में 3% की एरर है, तो x में कितने परसेंट की एरर आएगी? दोनों की एरर को जोड़ दो, 2 + 3 कितना? 5% एरर आएगी। उसने कहा a में 2% एरर है, b में 3% एरर है, x में कितनी परसेंट एरर आएगी? a की और b की दोनों परसेंटेज एरर को जोड़ दो, 2 + 3 कितना आएगी? 5% एरर आएगी। तो x की परसेंटेज एरर इज इक्वल टू क्या? a की परसेंटेज एरर, a की परसेंटेज एरर क्या होगी? डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 प्लस b की परसेंटेज एरर डेल्टा b अपॉन b इंटू 100, ठीक है। ऐसे आप आसानी से यहाँ पे आंसर दे सकते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे क्वेश्चन यहाँ देखें हम, क्या है क्वेश्चन कि मास ऑफ पार्टिकल आपको गिवन है 10 ± 0.01 kg, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल आपको गिवन है 5 ± 0.05 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कह रहा फाइंड फोर्स ऑन पार्टिकल विद एब्सोल्यूट एरर एंड परसेंटेज एरर।
तो फोर्स हमें निकालना है। आपको क्या क्या गिवन है? आपको गिवन है मास m प्लस माइनस डेल्टा m आपको गिवन है कितना गिवन है 10 प्लस माइनस 0.01 kg, ठीक है। और एक्सेलरेशन कितना गिवन है? a प्लस माइनस डेल्टा a, ये आपको गिवन है कितना गिवन है? 5 प्लस माइनस 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो हमें फोर्स निकालना है विद एब्सोल्यूट एरर एंड परसेंटेज एरर। तो फोर्स निकालने के लिए क्या करना है? F इज इक्वल टू एम ए। तो F इज इक्वल टू एम ए करेंगे, मास रख दो, मास कितना है यहाँ से 10, और एक्सेलरेशन रख दो, एक्सेलरेशन कितना है यहाँ से 5। तो F इज इक्वल टू एम ए, आपका फोर्स कितना आ गया? 50 न्यूटन आ गया। तो फोर्स आपको मिल गया कितना बच्चों? 50 न्यूटन। अब हमें क्या करना है? फोर्स में एरर निकालनी है। फोर्स हमें कैसे नहीं मिल रहा है? F इज इक्वल टू एम ए करके, यानी x इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। अगर a में एरर पता है और b में एरर पता है तो x में क्या होगी? x की रिलेटिव एरर इज इक्वल टू a की रिलेटिव एरर प्लस b की रिलेटिव एरर। तो फोर्स की रिलेटिव एरर इज इक्वल टू a की रिलेटिव एरर प्लस b की रिलेटिव एरर। याद रहे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर को प्लस करते चले जाना है, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में एब्सोल्यूट एरर को प्लस करते चले जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे F बराबर एम ए है, मल्टीप्लिकेशन वाला केस है, तो F की रिलेटिव एरर डेल्टा F अपॉन F इज इक्वल टू मास में रिलेटिव एरर डेल्टा M अपॉन M प्लस एक्सेलरेशन में रिलेटिव एरर, इसकी रिलेटिव एरर और इसकी रिलेटिव एरर, दोनों की रिलेटिव एरर को जोड़ दो, रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर, ठीक है। प्लस माइनस अगर मैं नहीं लगा रहा हूँ तो कोई बात नहीं, तब भी प्लस माइनस होता है, लगाए या ना लगाए प्लस माइनस है, ठीक है। तो डेल्टा F अपॉन F जो है वो यहाँ से कितना आएगा? यहाँ से डेल्टा F अपॉन F कितना आएगा? डेल्टा F अपॉन F इज इक्वल टू डेल्टा M अपॉन M। डेल्टा M कितना है यहाँ से? 0.01, और M कितना है यहाँ से? 10 प्लस डेल्टा A कितना है यहाँ से? 0.05, और A कितना है यहाँ से? 5, ठीक है। तो कितना आया? 0.01 अपॉन 10, 0.01 अपॉन 10 आपका आ गया 0.001, और 0.05 अपॉन ये कितना आ गया? 0.01, ठीक है। तो आपका फोर्स जो आया निकल के यहाँ से डेल्टा F अपॉन F इज इक्वल टू कितना आया यहाँ से? 0.011, ठीक है। इतना फोर्स आ गया। अब हमें क्या करना है? एब्सोल्यूट एरर निकालनी है। हमें यहाँ आंसर देना है विद एब्सोल्यूट एरर एंड परसेंटेज एरर। तो यहाँ से एब्सोल्यूट एरर मुझे मिल गई, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगी? डेल्टा F इज इक्वल टू 0.011 इंटू F। डेल्टा F इज इक्वल टू 0.011 इंटू F। F कितना निकाला है आपने? 50। तो आपके पास आंसर कितना आ गया? 0.011 इंटू 50, ठीक है। जब आप 50 यहाँ डालेंगे तो डेल्टा F जो है वो आपका कितना आ गया? 0.55 न्यूटन। ये आ गई आपकी एब्सोल्यूट एरर, ठीक। अब आपको परसेंटेज एरर चाहिए, तो परसेंटेज एरर कितनी है फोर्स में? डेल्टा F अपॉन F इंटू 100। डेल्टा F अपॉन F कितना निकाल रखा है आपने? 0.011 इंटू 100। जब 0.011 इंटू 100 करोगे तो कितनी आएगी? 1.1%, ठीक है। सो फोर्स ऑन पार्टिकल जो है आपका आंसर अब आपको देना है। फोर्स ऑन पार्टिकल जो है आपका वो कितना है? 50 प्लस माइनस कितना? 0.55 न्यूटन, ये आपका फोर्स है। और आपको परसेंटेज एरर के टर्म में आंसर देंगे तो क्या आएगा? 50 न्यूटन प्लस माइनस 1.1%, ठीक है। ऐसे आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। क्लियर हो गया? एक क्वेश्चन और देखें यहाँ। एक क्वेश्चन आपको घर से करके देना है, देख लें एक बार। क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें एरर के कैलकुलेशन में। 11th क्लास में कुछ भी नहीं है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थोड़ा हमें एडवांस में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अप्लाई करना पड़ता है। 11th में तो बहुत इजी, बहुत आसान सा क्वेश्चन आ रहा होता है, उसको भी देखेंगे हम। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के बाद एरर का कैलकुलेशन कैसे कर रहे होंगे।
ठीक है, अभी 11th में बहुत आसान, बहुत इजी क्वेश्चन आता है। कंपटीशन में यहाँ से भी आता है क्वेश्चन, और थोड़ी सी एडवांस कैलकुलेशन भी होती हैं। ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम जैसे जैसे ग्रो करते जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चन को हम अपना लेवल बढ़ाते चले जाएंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि आपको दिया हुआ है मास ऑफ बॉडी। मास ऑफ बॉडी आपको गिवन है 100 प्लस माइनस 0.1 kg एंड वॉल्यूम ऑफ बॉडी आपको गिवन है, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इज गिवन टू यू 5 प्लस माइनस 0.05 मीटर क्यूब। फाइंड डेंसिटी ऑफ बॉडी, फाइंड डेंसिटी ऑफ बॉडी विद एब्सोल्यूट एरर एंड परसेंटेज एरर। एब्सोल्यूट एरर एंड परसेंटेज एरर के साथ आपने क्या करना है, बॉडी की डेंसिटी को कैलकुलेट करना है। क्लियर बच्चों, ये आप होमवर्क में करके लाएंगे। लास्ट केस है हमारा एरर इन पावर रेज्ड ऑफ सम क्वांटिटी, एरर इन पावर रेज्ड ऑफ सम क्वांटिटी। ठीक है, मान लो सपोज हमें x मिल रहा है, मान लो पहला केस ले रहा हूं मैं, x मुझे मिल रहा है ऐसे a की पावर n ऐसे करके, a की पावर n ऐसे मुझे x मिल रहा है। तो यहाँ से a को मैंने कैलकुलेट किया, a में एरर आई डेल्टा a, और a से मैंने x कैलकुलेट कर लिया। जैसे वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब v इज इक्वल टू a क्यूब। आपने a इज द साइड ऑफ द क्यूब, आपने साइड का मेजरमेंट किया, और साइड का मेजरमेंट करने के बाद आपने वॉल्यूम निकाला v बराबर a क्यूब लगा के। तो जब आपके साइड के मेजरमेंट में एरर है तो वॉल्यूम में भी एरर होगी। वो कैसे कैलकुलेट होगी, तो मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर इन x इज क्या होगी, डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू, ये जो पावर है ये a में रिलेटिव एरर, जब पावर नहीं थी तो a में रिलेटिव एरर, अगर पावर है तो ये पावर पहले मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी। ठीक है, n इंटू a में रिलेटिव एरर, प्लस माइनस तो होगा ही। ठीक है, n इंटू a में रिलेटिव एरर, पावर इंटू दिस पावर आगे मल्टीप्लिकेशन में चली जाएगी, इंटू a में रिलेटिव एरर। अगर आपको परसेंटेज एरर निकालनी है, परसेंटेज एरर इन x, तो क्या होगा, x में परसेंटेज एरर इज इक्वल टू पावर इंटू a में परसेंटेज एरर। वेरी सिंपल। ठीक है बच्चों, x में परसेंटेज एरर इज इक्वल टू पावर पहले चली आएगी, पावर इंटू a में परसेंटेज एरर। जैसे क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन से आसानी से समझ में आएगा, इन द डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, परसेंटेज एरर इन रेडियस, परसेंटेज एरर इन रेडियस इज फाउंड टू बी 2%। फाइंड परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। ठीक है, जब हमने रेडियस का मेजरमेंट किया, स्फीयर का रेडियस मेजर किया, तो उसमें परसेंटेज एरर कितनी मिली, 2% की एरर मिली। हमने क्या करना है, वॉल्यूम में एरर निकालनी है। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है, आपको पता है फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है, v इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। ये क्यूब का वॉल्यूम है। तो ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट वैल्यू का एरर से कुछ लेना देना नहीं है, तो इस कांस्टेंट को नहीं देखना, इसको बिना देखे सिर्फ x इज इक्वल टू a क्यूब। आपके पास फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू a क्यूब, x इज इक्वल टू a की पावर n। तो आपके पास फॉर्मूला है v इज इक्वल टू r क्यूब, क्योंकि ये तो कांस्टेंट टर्म है 4, 3 और पाई, ये एरर इम्पार्ट नहीं करेगा, तो ये एरर के कैलकुलेशन में नहीं आएगा। एरर इम्पार्ट कौन कर रहा है, ये रेडियस। ठीक है, तो वॉल्यूम में अगर आपको रेडियस में एरर पता है तो वॉल्यूम में एरर क्या होगी, वॉल्यूम में परसेंटेज एरर डेल्टा v अपॉन v इंटू 100 इज इक्वल टू इसकी पावर 3
आर की जो पावर है वो 3 इंटू रेडियस में परसेंटेज एरर, ठीक है। और ये कितनी दी हुई है आपको 2%। तो जब आपको 2% दी हुई है तो आपको वॉल्यूम में जो एरर है वो कितनी निकल के आएगी 6%, प्लस माइनस 6%, ठीक है। तो अगर आपको स्फीयर के वॉल्यूम में 2% की एरर है तो स्फीयर के रेडियस में अगर 2% की एरर है तो वॉल्यूम में कितने परसेंट एरर होगी, 6% एरर होगी, ठीक है बच्चों। ठीक, तो मैंने एक टर्म लिया। अगर सपोज आपके पास ऐसी सिचुएशन है, एक से ज्यादा टर्म्स आ रहे हैं, मान लो आपके पास ये सिचुएशन है बी केस कि अगर आपको x मिल रहा है a की पावर n या b की पावर m करके, या फिर आपको x मिल रहा है a की पावर n अपॉन b की पावर m। अगर आपको ऐसे मिल रहा है तो आपको क्या करना है, आपको x में एरर निकालनी है। आपने a को मेजर किया, a का मेजरमेंट किया, आपको a के मेजरमेंट में एरर पता लग गई, यहाँ क्या डेल्टा a। आपको b के मेजरमेंट में एरर पता लग गई, क्या डेल्टा b। अब आप a की एरर और b की एरर से आपको क्या करना है, x की एरर को कैलकुलेट करना है। तो x की एरर कैसे कैलकुलेट होगी बच्चों, अगर एक से ज्यादा टर्म आ रहे हैं तो अगेन यहाँ पे क्या करना है, a की पावर n और b की पावर n, 2 टर्म आ गए। तो जो आपने एक सिंगल टर्म के लिए किया था वो दूसरे टर्म के लिए भी वही काम करेंगे और दोनों एरर को क्या कर देंगे, प्लस, ठीक है। तो मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर, रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर इन x इज डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू प्लस माइनस a की पावर कितनी है n इंटू a में रिलेटिव एरर, प्लस m b की पावर कितनी है m इंटू b में रिलेटिव एरर, ठीक है। n इंटू a में रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर निकालनी हो इन x, परसेंटेज एरर निकालनी हो इन x, तो x में परसेंटेज एरर कितनी आ गई, डेल्टा x अपॉन x इंटू 100 इज इक्वल टू x की परसेंटेज एरर इज इक्वल टू n इंटू प्लस माइनस n इंटू a की परसेंटेज एरर, a की परसेंटेज एरर इज डेल्टा a अपॉन a इंटू 100, ठीक है। n दिस पावर इंटू a की परसेंटेज एरर प्लस m इंटू b में परसेंटेज एरर, डेल्टा b अपॉन b इंटू 100, ठीक है। ऐसे आप इजीली कैलकुलेट कर रहे होंगे। जैसे जेई मेंस में क्वेश्चन आया था, जैसे जेई मेंस का क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊं, क्या है, इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी ऑफ क्यूब, इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी ऑफ क्यूब परसेंटेज एरर in mass and side of cube are found to be 2% and 3% respectively। किसको मेजर कर रहे हैं, किसको मेजर कर रहे हैं, क्यूब की डेंसिटी को मेजर कर रहे हैं। कैसे मेजर करके, क्यूब का मास और क्यूब की साइड को मेजर करके। तो परसेंटेज एरर कितनी मिली, मास में 2% और साइड में कितनी मिली 3%। फाइंड परसेंटेज एरर इन डेंसिटी ऑफ क्यूब, परसेंटेज एरर इन डेंसिटी ऑफ क्यूब, ठीक है। अब आपको डेंसिटी का फॉर्मूला पता है, क्या है डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था, 2-3 साल पहले पूछा गया है जेई मेंस में, क्लियर। तो आपको डेंसिटी का फॉर्मूला पता है, डेंसिटी क्या है आपकी, डेंसिटी D इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है, a क्यूब, a इज द साइड, ठीक है। तो अब आपके पास x इज इक्वल टू a की पावर यहां कितनी है 1 और b की पावर यहां कितनी है 3, क्लियर। तो अब आपको यहाँ पे डेंसिटी में जो परसेंटेज एरर होगी, डेंसिटी में जो परसेंटेज एरर होगी बहुत इजी है, मास की पावर कितनी है 1 इंटू मास में परसेंटेज एरर प्लस
ए की पावर कितनी है 3, 3 इंटू साइड में परसेंटेज एरर डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, ठीक है। मास में परसेंटेज एरर कितनी दी हुई आपको 2% और साइड में परसेंटेज एरर कितनी दी हुई आपको 3%, 3 इंटू 3 तो कितना आ गया आपका, जो क्यूब की डेंसिटी में जो परसेंटेज एरर है वो कितना है 11% है, डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100, ठीक है बच्चों। ऐसे क्वेश्चंस को आप आसानी से इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और देखें यहां हम, मान लो सपोज आपके पास कोई फॉर्मूला है फिजिक्स में, आपको P मिल रहा है ऐसे कि a³ b² अपॉन c अंडर रूट d, ठीक है, ऐसे करके मिल रहा है। आपने ABCD को मेजर किया, ABCD को मेजर करने के बाद यहाँ ABCD की वैल्यूज रखी, P कैलकुलेट कर लिया, ABCD में आपकी एरर आई, तो क्या एरर आई, परसेंटेज एरर इन A, B, C and D are found to be कितना 2%, 3%, 2% and 4% respectively, find percentage error in P। तो P में परसेंटेज एरर निकालनी तो बहुत इजी है, तो P में परसेंटेज एरर कितनी हो जाएगी, डेल्टा P अपॉन P इंटू 100 इज इक्वल टू पावर कितनी है यहाँ 3 इंटू A में परसेंटेज एरर, ठीक है, इंटू 100 प्लस B की पावर कितनी है यहाँ 2 इंटू B में परसेंटेज एरर डेल्टा B अपॉन B इंटू 100, ठीक है, प्लस C की पावर कितनी है 1, C की पावर कितनी है 1, तो C में परसेंटेज एरर, और D की पावर कितनी है अंडर रूट का मतलब पावर कितना होता है हाफ, ठीक है, प्लस हाफ इंटू D में परसेंटेज एरर डेल्टा D अपॉन D इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप रखेंगे 3 इंटू A में परसेंटेज एरर कितनी दी हुई आपको 2%, प्लस 2 इंटू B में परसेंटेज एरर कितनी दी हुई आपको 3%, प्लस C में परसेंटेज एरर कितनी दी 2%, प्लस हाफ इंटू D में कितनी दी हुई है 4%, तो आपका आंसर आया 6 + 6 + 2 + 2, ठीक है, कितनी आ गई ±16%। तो जो आपकी परसेंटेज एरर है वो कितनी आ गई ±16%, ठीक है बच्चों। चलिए आगे नेक्स्ट देखें बच्चों, यहाँ से आगे बढ़ें। एरर एनालिसिस हमारा ख़त्म हो गया है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन में प्रैक्टिस के लिए दूंगा आपको, वो क्वेश्चन मुझे आप करके दिखाइएगा। आगे बढ़ते हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, of a physical quantity is that power of 10 which represent the quantity, ठीक है। जब हम किसी भी क्वांटिटी को 10 की पावर के टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो 10 की जो पावर है वो क्या कहलाती है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। ये हमें क्या आइडिया देती है, इट गिव्स द आइडिया अबाउट हाउ बिग और हाउ स्मॉल द फिजिकल क्वांटिटी इज। क्या कहा मैंने, इट गिव्स, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड गिव्स द आइडिया अबाउट, इट गिव्स द idea about how big or how small a given physical quantity is, a given physical quantity is, ठीक है।
किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम 10 की पावर में एक्सप्रेस कर रहे होते हैं तो 10 की वो जो पावर है वो क्या है, उस फिजिकल क्वांटिटी का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहलाती है। कैसे एक्सप्रेस करते हैं, मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसका मान लो कोई नंबर n है, मैंने इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इसको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इसको 10 की पावर में मुझे एक्सप्रेस करना पड़ेगा। 10 की पावर में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इस नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए 10 की पावर में एक्सप्रेस करने के लिए रूल जो है वो ये है, ठीक है, n इज इक्वल टू दिस नंबर इज इक्वल टू n इंटू 10 टू द पावर x, वेयर n जो है वो कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, ये जो n है ये 0.5 से 0.5 से 5 तक, ठीक है, 0.5 से इस n को 0.5 को इंक्लूड करना है, यहाँ पर 5 को इंक्लूड करना है, और 0.5 को इंक्लूड करना है, 5 को इंक्लूड नहीं करना है। 0.5 से लेके 5 तक, इससे छोटी वैल्यू तक, 5 से स्मॉलर वैल्यू तक, ठीक है, 5 इंक्लूडेड नहीं, इधर इक्वल का साइन नहीं है, देन x विल बी द पावर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है, वेयर स्मॉल n इज इतना, देन x, ये जो x है, दिस x विल बी पावर ऑफ मैग्नीट्यूड, सॉरी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ये जो n होगा, ये जो x होगा हमारा, वो क्या होगा, हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा बच्चों, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखें हम यहाँ पर, हमारे पास एग्जाम्पल है सबसे पहला 49। अगर आप इस 49 में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एक्सप्रेस करना चाहते हो तो आप क्या लिख सकते हो, इसको आप इसको लिख सकते हो 4.9 इंटू 10 टू दी पावर 1, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो गया, यहाँ पर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो हो गया इज इक्वल टू कितना, 1। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड यहाँ पे कितना हो गया, 1। जैसे नेक्स्ट है मेरा 51। 51 को आप क्या लिख सकते हो, 51 को हम 5.1 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो वैल्यू है, मुझे ये जो वैल्यू है n, मैंने क्या रखना है, 5 से छोटा रखना है और 0.5 से बड़ा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.51 इंटू 10 टू दी पावर 2। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो है, यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो है वो कितना हो गया मेरा, 2, ठीक है। यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है वो कितना हो गया, 2। 0.049, इसको अगर मैंने एक्सप्रेस करना है, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इस फॉर्म में लिखूँ मैं इसको, देखो ये फॉर्म है, ध्यान देंगे, जहाँ n मुझे ये रखना है, ठीक है। तो मैं इस फॉर्म में लिखूं तो 0.49 नहीं लिख सकता हूं। 0.49 क्यों नहीं लिख सकता हूं, अगर मैं 0.49 लिखूंगा तो 0.5 से छोटा हो जाएगा, ठीक है। क्या लिख सकता हूं यहाँ पर मैं, इस इंटरवल में मुझे रखना है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, 4.9 इंटू 10 टू दी पावर -2। तो यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है वो कितना हो जाएगा, -2, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड यहाँ पे -2 हो जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों। 0.050 इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मैंने लिखना है, तो 0.050 का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिखने के लिए मैं 0.5 को इंक्लूड कर सकता हूँ, देखें ध्यान से। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0.50 इंटू 10 टू दी पावर -1। तो यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, इस क्वांटिटी का जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है वो कितना है, -1 है। अगर यहाँ पर है 0.051 को क्या लिख सकता हूँ मैं, देखें ज़रा ध्यान से, क्या लिख सकता हूँ, 0.051 को 5.1 नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता 5.1, क्योंकि यहाँ पर इस इंटरवल में लाई नहीं करेगा, ठीक है। क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, 0.51 लिख सकता हूँ, ठीक है। 0.5 से बड़ा और 5 से छोटा, इंटू 10 टू दी पावर -1। यहाँ पर भी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है, यहाँ पर भी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो है वो कितना है, -1, ठीक है। यहाँ पर भी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमारा -1 है,
क्लियर हो गया। तो ये हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो गया। क्या आइडिया देता है हमें? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमें आइडिया देता है कि हाउ बिग और हाउ स्मॉल द गिवन फिजिकल क्वांटिटी इज। क्लियर? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम 10 की पावर में एक्सप्रेस कर रहे होते हैं तो 10 की वो जो पावर है वो क्या कहलाती है? उस क्वांटिटी का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़े यहाँ से आगे बढ़े, फिर हमारा मेजरमेंट बचा रह जाएगा बस। नोट देखें, क्या है नोट बच्चों? ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक, मैं डायमेंशन पे पहुंच रहा हूं, दोबारा से डायमेंशन के लिए एक नोट निकाल रहा हूं। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक कॉमा एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस and their arguments are dimensionless। क्या मतलब है इस बात का? अगर मेरे पास ये साइन थीटा या कॉस थीटा या सेक थीटा या कोसेक थीटा या सेक थीटा कुछ भी है, तो साइन थीटा ये इसका आर्ग्यूमेंट है अंदर, थीटा यहाँ पे कुछ भी हो, अंदर कुछ भी हो, एनीथिंग, साइन के अंदर कॉस के अंदर कुछ भी है यहाँ पे, एनीथिंग, तो ये एनीथिंग जो है वो क्या चीज़ है? एंगल है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये इसका आर्ग्यूमेंट है। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है इसका, ये क्या होगा? डायमेंशनलेस। पहले भी बता चुका हूं मैं, ठीक है, ये डायमेंशनलेस होगा, साथ में ये पूरा भी डायमेंशनलेस होगा, ये मैं बता चुका हूं बच्चों। इसी के साथ साथ अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, e टू द पावर यहाँ पर कुछ भी हो, कुछ भी ax या bt या cx एनीथिंग, तो ये जो है अगेन क्या है आपका? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो ये इसका जो आर्ग्यूमेंट है ये क्या होगा? डायमेंशनलेस होगा। और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी पूरा का पूरा जो होगा वो क्या होगा? डायमेंशनलेस होगा। ये दो बातें मैं बता चुका हूं। इसी तरीके से अगर आपके सामने लॉगरिथमिक फंक्शन हो, लॉग के अंदर अगर कुछ भी है, तो ये जो होगा ये क्या होगा हमारा? डायमेंशनलेस होगा बच्चों, ध्यान रखेंगे। और साथ में ये पूरा लॉग भी जो होगा वो क्या होगा? डायमेंशनलेस होगा। तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल्स एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस एंड देयर आर्ग्यूमेंट्स आर डायमेंशनलेस। जैसे यहाँ पे हम एक क्वेश्चन उठाएं, यहाँ पर लॉग को लेकर मेरे पास एक क्वेश्चन है बच्चों। क्या है क्वेश्चन? कि y इज इक्वल टू AT प्लस V अपॉन B इंटू लॉग CT। y इज इक्वल टू AT प्लस V अपॉन B इंटू लॉग CT। y जो है यहाँ पर वो डिस्टेंस है, देखें, v जो है यहाँ पर वेलोसिटी है और t यहाँ पर टाइम है। तो आपसे कह रहा है राइट डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ a, b एंड c। मुझे a, b और c का यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करना है, डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है a, b एंड c का। तो बहुत आसान है, इसको हम डिस्कशन में ला चुके हैं, ठीक है, इन क्वेश्चंस को। तो y इज इक्वल टू AT प्लस V अपॉन B इंटू लॉग CT। अगर हम इसको देखें तो ये डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस, और डिस्टेंस कैसे मिली है मुझे? इसको और इसको ऐड करके, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया मेरा? y हो गया, मीन्स ये भी डिस्टेंस हो गई, और ये पूरा भी क्या चीज़ है? डिस्टेंस है। क्लियर बच्चों? जब मैं डिस्टेंस में डिस्टेंस को प्लस करूँगा तो मुझे डिस्टेंस मिलेगा, ठीक है।
अब सबसे पहले मैं इसको यहाँ से ये सॉल्व हो गया, तो AT का डायमेंशन फार्मूला मेरा वही है जो किसका है, जो y का डायमेंशन फार्मूला है। तो इसका मतलब A का जो डायमेंशन फार्मूला है वो किसके बराबर है, y/t के इक्वल है, यानी L डिस्टेंस L/t। तो A जो है मेरा वो क्या आ गया यहाँ से निकल के LT-1। क्लियर, ये तो क्लियर हो गया आपको। अब यहाँ पे मैं पहुँचता हूँ, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं log CT में log का जो आर्ग्यूमेंट है वो कौन है, CT है। तो यहाँ पे जो CT है हमारा, ये जो CT है, ये दिस CT इज डायमेंशनलेस, ठीक है, दिस CT इज डायमेंशनलेस। डायमेंशन का मतलब डायमेंशनलेस मीन्स M0 L0 T0 मीन्स 1। तो C इज इक्वल टू जो है वो क्या हो गया, 1/T। क्लियर, तो C का जो डायमेंशन फार्मूला है वो कितना हो जाएगा, T-1। T निकल आया। अब ये जो लॉग, ये जो पूरा का पूरा टर्म है ये डायमेंशनलेस है, ठीक, और इसका मतलब, और V/B पूरा का पूरा ये जो टर्म है V/B इंटू लॉग CT, ये जो पूरा टर्म है ये क्या है, y, इसका डायमेंशन सेम होगा बच्चों। और ये जो टर्म होगा इसमें log CT का तो कोई डायमेंशन नहीं, बिकॉज ये डायमेंशनलेस। तो B का जो डायमेंशन फॉर्मूला है, यहां पर हमारे पास जो B का डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा निकल के, वो क्या आएगा जरा देखें। B का तो मैं क्या लिख सकता हूं उसको, B इज इक्वल टू V/y इंटू लॉग CT, ठीक है। तो B का जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा वेलोसिटी का कितना हो गया, LT-1, और y का क्या हो गया, L, और दिस इज डायमेंशनलेस। ये डायमेंशनलेस टर्म है, इसको छोड़ देंगे, ठीक है। यानी यहाँ इसका डायमेंशन क्या होगा, M0 L0 T0, ये डायमेंशनलेस है ना। तो B जो है वो क्या आ गया हमारा, T-1। क्लियर है, ठीक है। ऐसे अगर क्वेश्चन में आपको लॉग गिवन होगा तो उन क्वेश्चंस को आप इस ऐसे इजीली सॉल्व कर रहे होंगे। ध्यान देंगे, ऑल लॉगरिथमिक फंक्शंस एंड देयर आर्ग्यूमेंट्स आर डायमेंशनलेस, ठीक है। उसको आप, इस बात को आप ध्यान रख रहे होंगे, तो आपसे क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे, ठीक है। उसको मिटा रहा हूं मैं। सिमिलरली एक क्वेश्चन और है मेरे पास बच्चों कि P इज इक्वल टू α/β इंटू e⁻ αz/k θ, ठीक है। जहां पर P जो है ये आपका प्रेशर है, P क्या है, प्रेशर, Z जो है ये डिस्टेंस है, ये क्वेश्चन IIT में पूछा गया है। Z यहां पर डिस्टेंस है, और K जो है K यहाँ पर है बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, और थीटा यहाँ पर है टेम्परेचर, थीटा यहाँ पर टेम्परेचर है। फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बीटा, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बीटा, ठीक है। K क्या है यहाँ, K यहाँ पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की आप यूनिट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की जो यूनिट है वो होती है जूल पर केल्विन, याद रखें। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, गैसेस के लिए यूज़ करते हैं, जिसकी जो कितना होता है, यूनिट क्या होती है उसकी, जूल पर केल्विन। और थीटा यहाँ पर क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, केल्विन हो गया। तो मुझे यहाँ पर सबसे पहले मुझे किसका डायमेंशन फार्मूला निकालना है, बीटा का। तो बीटा का डायमेंशन फार्मूला निकालने के लिए जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसका आर्ग्यूमेंट क्या है, जरा देखो तो सही। उसका जो आर्ग्यूमेंट है वो है αz/k θ। तो αz/k θ जो है बच्चों, ये जो इसका पावर है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, ये क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा, ठीक है। दिस
दिस अल्फा z अपॉन k थीटा इज डायमेंशनलेस। क्लियर? जब ये डायमेंशनलेस है अल्फा z अपॉन k थीटा, तो यहां से मैं अल्फा निकाल सकता हूं, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, k थीटा अपॉन z। ठीक है, तो ये कितना है, ये क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की इसकी यूनिट क्या है, जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन, और थीटा क्या है, केल्विन। तो जूल अपॉन केल्विन, और दिस इज केल्विन और दिस इज मीटर। तो केल्विन से केल्विन कट गया, जूल पर मीटर, और जूल और मीटर का डायमेंशन फॉर्मूला लिख दो, जूल इज वर्क डन ml स्क्वायर t माइनस 2 एंड मीटर इज l। तो अल्फा जो है हमारा यहाँ से क्या निकल के आएगा, अल्फा हमारे यहाँ से निकल के आएगा ml माइनस 1, सॉरी ml, ये एक l कैंसिल हो जाएगा, ml t माइनस 2। ये हमारा किसका डायमेंशन निकल के आ गया, किसका डायमेंशन, मैंने यहाँ पे थीटा यूनिट रख दी, टेम्परेचर की यूनिट रख दी केल्विन। ठीक है, जूल अपॉन केल्विन, ये तो डायमेंशन फार्मूला लिख दें यहाँ से, जूल पर केल्विन का डायमेंशन फार्मूला निकाल लें, ml स्क्वायर t माइनस 2 और k माइनस 1। ठीक है, इसको यहाँ रख दें, तो डायमेंशन की फॉर्म में भी रख सकते हैं, थीटा को k रख देंगे, k कट के ये बचेगा आपका, या यूनिट लेके यूनिट को रख दें। जूल के लिए क्या हो जाएगा, वर्क डन, ml स्क्वायर t माइनस 2, मीटर के लिए क्या हो जाएगा, l लेंथ। क्लियर? अल्फा निकल आया। अब हमने किसका निकालना डायमेंशन फार्मूला, बीटा का। तो ये पूरा का पूरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, डायमेंशनलेस है। ये क्या है, मेरा प्रेशर, और प्रेशर किसके इक्वल होगा, प्रेशर के इक्वल होगा। इसका मतलब अल्फा अपॉन बीटा का डायमेंशन जो है वो किसका डायमेंशन है, प्रेशर का डायमेंशन है। अल्फा अपॉन बीटा क्या है, प्रेशर है। तो बीटा जो है वो क्या हो जाएगा, जरा देखें, अल्फा अपॉन प्रेशर, और प्रेशर कितना होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया करोगे यहाँ, तो बीटा का डायमेंशन जो है वो कितना हो जाएगा, अल्फा अपॉन फोर्स इंटू एरिया। अल्फा का डायमेंशन आपने निकाला है, कितना निकाला है, ml t माइनस 2, फोर्स का डायमेंशन भी ml t माइनस 2। ठीक है, एरिया का डायमेंशन l स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास बीटा का जो डायमेंशन फार्मूला है वो कितना बचा, l स्क्वायर बचा। क्लियर? तो बीटा का डायमेंशन फार्मूला बीटा निकल आया आपके सामने, l स्क्वायर। एक लास्ट क्वेश्चन देखें यहां से, उसके बाद हम मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे। मेजरमेंट हमारा एक लेक्चर बचा है मेजरमेंट में, मेजरमेंट और बेसिक इंस्ट्रूमेंट बचे हैं, उसके बाद बेसिक मैथमेटिक्स। फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ dx अपॉन dt, m d2x अपॉन dt2, ये डबल डेरिवेटिव है, डबल डिफरेंशिएशन है। इंटीग्रेशन v dt, ये इंटीग्रेशन का साइन कहलाता है, मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ेंगे हम। ठीक है, और इंटीग्रेशन a dt। अगर हमें इन टर्म्स के डायमेंशन फार्मूले निकालने हो, dx अपॉन dt डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, मास m इज द मास, एंड डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जहाँ पर x डिस्टेंस है, t टाइम है, यहाँ पे v वेलोसिटी है, t टाइम है। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन का साइन है, ये एक्सेलरेशन है, और ये t टाइम है, और ये इंटीग्रेशन का साइन है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये d और x अलग अलग टर्म नहीं है, ध्यान देना, ये एक टर्म है, ये सिंगल टर्म है। ये कहलाता है इनफाइनाइटसिमली स्मॉल डिस्टेंस। किसके लिए यूज़ करते हैं, इनफाइनाइटसिमली स्मॉल वैल्यू के लिए, इनफाइनाइटसिमली स्मॉल डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं इसको, या इसको डिफरेंशियल वैल्यू भी कहते हैं। ये d और t यहाँ दो टर्म नहीं है, एक सिंगल टर्म है ये। ठीक है, dt क्या चीज़ है, टाइम है। कैसा टाइम है, जब टाइम इंटरवल वेरी स्मॉल होगा। कैसा इंटरवल होगा, ऐसा इंटरवल होगा। इंटरवल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हो आप, डेल्टा t का मतलब टाइम इंटरवल है ये, t2 माइनस t1 है,
ठीक है। जब ये इंटरवल वेरी वेरी स्मॉल होता है, वेरी वेरी स्मॉल का मतलब अप्रोचिंग टू जीरो, नियरर टू जीरो होगा, जब ये टाइम इंटरवल नियरर टू जीरो होगा, तब इस नियरर टू जीरो टाइम इंटरवल को dt से डिनोट करते हैं, सिंगल टर्म से, ठीक है। डिफरेंशिएशन में जिन लोगों ने डिफरेंशिएशन की क्लास अटेंड की हुई है उस क्लास में ये पढ़ा होगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन अभी दोबारा से मैं पढ़ाऊंगा, दोबारा से अप्रैल में मैंने डिफरेंशिएशन के कुछ लेक्चर पोस्ट किए थे, कुछ बच्चों ने किए हुए हैं, जिन्होंने नहीं किए हैं उनके लिए अभी मैं दोबारा डिफरेंशिएशन भी लूँगा। क्लियर बच्चों। तो ये dt जो है क्या है, टाइम है। dt क्या है, टाइम है। कैसा टाइम है, वेरी स्मॉल टाइम, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल को dt से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर अगर dx अपॉन dt का डायमेंशन फॉर्मूला लिखना हो तो dx जो है क्या है, dx क्या है, x है, डिस्टेंस है। dx अपॉन dt का मतलब x अपॉन t, dx अपॉन dt का डायमेंशन फॉर्मूला वही होगा जो x अपॉन t का, x इज व्हाट, लेंथ, एंड t इज क्या, टाइम। तो क्या हो जाएगा ये lt माइनस 1, ठीक। इसी तरीके से ये m इंटू d2x अपॉन dt2, इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखना हो आपने तो m तो ऐसे ही रखो, और ये dx का स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर है और dt का स्क्वायर मीन्स ये t स्क्वायर है, ठीक है, dx एंड dt। तो ये आएगा आपका m इंटू एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। किसका डायमेंशन फॉर्मूला, इस टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला इसके इक्वल होगा। क्लियर। अब आपके पास दूसरा टर्म है इंटीग्रेशन वी डी टी, आपने लिखना है। तो यहाँ वी डी और टी तीन टर्म नहीं है, दो ही टर्म है, एक है ये वेलोसिटी और दूसरा ये डी टी है, सिंगल टर्म। डी टी क्या है, यहाँ टाइम है। कौन सा टाइम है, इनफाइनेटली स्मॉल टाइम है। तो वेलोसिटी वी, तो इंटीग्रेशन वी डी टी का फॉर्मूला जो होगा वेलोसिटी इंटू टाइम है, ये वेलोसिटी इंटू टाइम का, ठीक है। ये इंटीग्रेशन मैथमेटिकल नोटेशन है। तो v इज एल टी माइनस 1 और t इज यहाँ पे t, तो यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला आएगा इसका क्या, l, ठीक है। तो ये वेलोसिटी इंटू टाइम है। वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस, लेंथ, और ये आपका एक्सेलरेशन और ये dt। अगेन ये दो टर्म हैं, तीन नहीं है, a d और t, तीन अलग अलग टर्म नहीं है। एक है ये एक्सेलरेशन और एक ये सिंगल टर्म है dt। dt क्या है, यहाँ टाइम है। तो एक्सेलरेशन इनटू टाइम क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन इनटू टाइम एल टी, एक्सेलरेशन इज एल टी माइनस 2 एंड टाइम इज t, ठीक है। तो ये आएगा आपका क्या, एल टी माइनस 1। क्लियर है बच्चों। तो हमने यहाँ तक क्या क्या पढ़ लिया है, हमने यहाँ तक डायमेंशन एनालिसिस हमारा कंप्लीट हो गया है, हमारा एरर एनालिसिस कंप्लीट हो गया है, हमने सिग्निफिकेंट फिगर, राउंडिंग ऑफ, अलजेब्रिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर कर लिया है। अब हमारा लास्ट बच रहा है मेज़रमेंट, ठीक है। मेज़रमेंट में हम कुछ लेंथ का मेज़रमेंट देखेंगे, पैरेलक्स मेथड देखेंगे, और उसके बाद बेसिक इंस्ट्रूमेंट में वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज देख के इस चैप्टर को ख़त्म कर रहे होंगे। अगली क्लास में मिलेंगे, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करें। टाटा, बाय बाय।